स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ पिता आयुष में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में यह जाना था कि हम इस चैनल पर क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन विषयों को पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे और उसका लेवल क्या होगा। उसी क्रम में आज मैं लाया हूँ इतिहास विषय। इतिहास को हम पढ़ेंगे, उसका क्रम होगा कि सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास को, फिर मध्यकालीन इतिहास को, फिर आधुनिक इतिहास को, उसके साथ ही हम विश्व इतिहास को पढ़ेंगे। तो इतिहास होता क्या है दोस्तों? इतिहास को मोटे तौर पर यदि कहा जाए तो यह मानव अतीत की घटनाओं का कालक्रम अनुसार व व्यवस्थित अध्ययन होता है। यदि हम अपने अतीत के समय में चलते हैं तो जो हमारी घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं का कालक्रम अनुसार और व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। यह केवल बीती हुई घटनाओं का संग्रह ही नहीं होता है। इतिहास केवल बीती हुई घटनाओं का ऐसा नहीं कि केवल संग्रह ही होता है, बल्कि यह समझने का प्रयास करता है कि यह घटनाएं क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई और हमारे वर्तमान जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इतिहास हमें यह बताता है, अर्थात हमारी जो घटनाएं हुई हैं हमारे अतीत में, मानव अतीत में जो भी घटनाएं हुई हैं उन सभी को हम इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस टॉपिक को हम किस प्रकार पढ़ते हैं और कैसे पढ़ेंगे, उसका क्रम क्या होगा। सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास क्या है। इतिहास क्या है और इतिहास क्या है, इसके साथ हम इसको जानेंगे इनकी परिभाषाएं। सबसे पहले हम जानेंगे इनकी परिभाषाएं। और इनकी जो परिभाषाएं जानेंगे वो पाश्चात्य संदर्भ में क्या है और भारतीय संदर्भ में इतिहास की परिभाषाएं क्या हैं। दो संदर्भों में हम इतिहास की परिभाषाओं का पढ़ेंगे। उसके पश्चात इसमें हम पढ़ेंगे इतिहास लेखन की परंपरा। इसका मतलब है कि पाश्चात्य संदर्भ में का मतलब है कि जो पश्चिम के दार्शनिकों ने, विद्वानों ने इतिहास की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं और भारतीय दार्शनिकों, भारतीय इतिहासकारों ने क्या क्या इतिहास की परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इतिहास लेखन की परंपरा क्या रही है, अर्थात इतिहास कब से लिखा जाने लगा है, उसकी क्या क्या विधियां रही हैं। इस प्रकार से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इतिहास है क्या। इतिहास शब्द जो है उसका मतलब क्या होता है। तो जो इतिहास शब्द होता है ये मिलकर बना हुआ है तीन शब्दों से। वो तीन शब्द क्या हैं? इति, धन, ह और आस से मिलकर बना हुआ है। ये इतिहास इति, ह और आस से मिलकर बना हुआ है, जहां इति का मतलब होता है ऐसा, ह का मतलब होता है निश्चित और आस का मतलब होता है होना, जिसका शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ था, अर्थात वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई थी उसे क्या कहा जाता है? उसे इतिहास कहा जाता है। ये तो हिंदी मतलब हो गया। यदि अंग्रेजी में आते हैं हिस्ट्री शब्द, हिस्ट्री शब्द जो है वो है क्या? वो यूनानी भाषा के हिस्टोरिका शब्द से आया है। ये आया कहां से है? यूनानी भाषा के हिस्टोरिका शब्द से।
जिसका मतलब होता है खोज या अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। हिस्टोरिका का जो मतलब होता है वो होता है खोज या अन्वेषण से प्राप्त अर्थात ऐसा ज्ञान जो हमें खोज करके या अन्वेषण करके जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। तो हमने हिंदी शब्द से इतिहास का क्या मतलब निकल के आता है और इतिहास के अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री से यह मतलब निकाला कि उसका मतलब अर्थ क्या होता है। जो हिस्ट्री शब्द है वो यूनानी भाषा के हिस्टोरिका शब्द से निकल के आया है। हिस्टोरिका का अर्थ होता है खोज या अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान, अर्थात खोज या अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान को क्या कहा जाता है, हिस्ट्री कहा जाता है। अब आते हैं परिभाषाओं पे। ये परिभाषाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। विभिन्न परीक्षाओं में परिभाषाएं दी जाती हैं और उस परिभाषा को प्रतिपादित करने वाले विद्वानों का नाम दिया जाता है। विभिन्न परीक्षाओं में स्टेट पीसीएस में कई बार पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस में भी कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये जो परिभाषाएं हैं ये विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से और अलग अलग दिए हैं, लेकिन इन परिभाषाओं का जो केंद्रीय मत है वो एक ही है कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना। सभी का केंद्रीय मत एक ही है कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना। तो सबसे पहले हम परिभाषाओं में आते हैं, तो हम रेनियर महोदय को देखते हैं। रेनियर एक विद्वान थे। रेनियर ने क्या कहा कि इतिहास एक कहानी है, न कम ना तो ज्यादा। क्या है? इतिहास एक कहानी है, न कम न ज्यादा। उन्होंने बताया कि इतिहास क्या है, कहानी है, न कम और न ज्यादा। लेकिन इसके विरोध में यह तर्क दिया गया कि इतिहास में तिथियां व घटनाक्रम महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि किसी भी कहानी में तिथियों का कोई निश्चित उल्लेख नहीं किया जाता है। इसलिए इनकी यह परिभाषाएं अमान्य कर दी जाती है, इसको वैध नहीं दिया जाता है कि यह इतिहास की एक सुव्यवस्थित परिभाषा होगी। लेकिन अब जब इन्होंने दिया है, इतिहास के बारे में उन्होंने कहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली परिभाषा हम देखते हैं हेरोडोटस का। हेरोडोटस महोदय यूनानी विद्वान थे, उन्हें विश्व इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस को विश्व इतिहास का पिता भी कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने क्या कहा कि इतिहास, इन्होंने अपनी एक पुस्तक है इनकी, जो सभी लोग जानते होंगे, हिस्टोरिका, इनकी पुस्तक हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका, उसमें इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जांच, इतिहास के संबंध में इन्होंने कहा कि इतिहास जांच पड़तालों के परिणामों का अध्ययन है, या जांच पड़ताल के रिकॉर्ड का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। या फिर इन्होंने इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जांच पड़ताल के परिणामों का रिकॉर्ड क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इन्होंने कहा, इस पुस्तक में इन्होंने कहा इतिहास के बारे में, इतिहास जांच पड़ताल के परिणामों का रिकॉर्ड है। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में कहा।
और जैसा कि हम जानते हैं कि इनको क्या कहा जाता है, हेरोडोटस महोदय को विश्व इतिहास का जनक इन्हें कहा जाता है। किनारे हम लिख लेते हैं, का जनक, विश्व इतिहास के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं, हेरोडोटस महोदय को जानते हैं। लेकिन अब इसी पॉइंट पे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ये तो विश्व इतिहास के जनक हो गए, लेकिन क्या हम भारतीय इतिहास के जनक को जानते हैं? ये एक क्वेश्चन है, इसको हम आगे बताएंगे। जनक, भारतीय इतिहास के जनक कौन है? भारतीय इतिहास के जनक कौन है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम यह जान लेते हैं कि विश्व इतिहास के जनक कौन थे। हेरोडोटस थे, और उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इन्होंने इतिहास के बारे में बताया कि इतिहास जांच पड़ताल के परिणामों का रिकॉर्ड है। उसके बाद आते हैं एक विद्वान आते हैं, कार्ल पार्कर महोदय। उन्होंने तो सीधे सीधे यह मना कर दिया कि इतिहास एक विषय ही नहीं है। उन्होंने क्या कहा, लेकिन अब उनका मत है तो परिभाषा उन्होंने तो कोई नहीं दी, लेकिन उन्होंने अपना एक मत दिया, तो इसके लिए इनका यह मत क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्ल पार्कर महोदय आए, इन्होंने क्या कहा कि इतिहास एक विषय ही नहीं है। इन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया। इन्होंने कहा इतिहास एक विषय ही नहीं है। अतः इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती। अतः इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है। और इस तरीके से उन्होंने अपना यह मत दिया। उसके बाद आते हैं एक अन्य विद्वान, प्रोफेसर ब्यूरी महोदय। हम यहाँ पे वैसे तो परिभाषाओं को विभिन्न विद्वानों ने, कई विद्वानों ने दिया, लेकिन हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो मुख्य विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी क्या क्या मत दिए हैं इतिहास के संबंध में, इतिहास की परिभाषा के संबंध में। एक आते हैं प्रोफेसर ब्यूरी महोदय। उन्होंने क्या कहा इतिहास के संबंध में? उन्होंने कहा कि इतिहास विज्ञान है। इतिहास क्या है? इतिहास विज्ञान है, ना कम ना तो ज्यादा। ना कम ना ज्यादा। ध्यान दीजिएगा कि ना कम ना ज्यादा, अंतिम में ये लाइन आपको मिले तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसको दो विद्वानों ने अपने परिभाषाओं में कोट किया है। पहला तो रेनियर महोदय ने कहा कि इतिहास क्या है, एक कहानी है, ना कम ना ज्यादा। लेकिन उनके परिभाषा को इस आधार पर यह तर्क दिया गया कि इतिहास में घटनाक्रम और तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि कहानी में कोई भी तिथि का विशेष उल्लेख नहीं किया जाता या फिर कोई निश्चित तिथि नहीं होती है। जबकि प्रोफेसर ब्यूरी महोदय क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है। इतिहास क्या है? विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा। लेकिन इनके इस परिभाषा के संबंध में भी इनके विरोध में तर्क दिए गए। उसमें क्या कहा गया, तर्क क्या दिया गया? विरोध में तर्क।
विभिन्न विद्वानों ने इस परिभाषा के विरोध में तर्क क्या दिया कि जो विज्ञान होता है उसके सभी तथ्य क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। विज्ञान के सभी तथ्य निश्चित होते हैं, या एक विज्ञान जो होता है यथार्थपरक विषय होता है। विज्ञान क्या होता है, यथार्थपरक विषय होता है, जबकि इतिहास एक आदर्शपरक विषय है। जबकि इतिहास क्या है, एक आदर्शपरक विषय होता है। तो इन्होंने बताया कि प्रोफेसर बेबी महोदय ने बताया कि इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा। लेकिन इनके इस परिभाषा के विरोध में भी कई सारे विद्वान आए और उन्होंने यह तर्क दिया कि विज्ञान के सभी तथ्य क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और विज्ञान एक यथार्थपरक विषय होता है, जबकि इतिहास एक आदर्शपरक विषय होता है और उसके सभी तथ्य हम नहीं कह सकते कि या निश्चित होता है या नहीं होता है, या इसे हम तर्क की कसौटी पर नहीं रख सकते हैं, जबकि विज्ञान को हम तर्क की कसौटी पर रख सकते हैं। उसके पश्चात एक और विद्वान आते हैं, जिनका नाम है पावेल। क्या नाम है, पावेल। पावेल पावेल महोदय ने क्या कहा कि विज्ञान एक सामाजिक, उन्होंने क्या कहा, इतिहास के बारे में उन्होंने कहा कि इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है, और कुछ हद तक इन्होंने अपनी परिभाषा के अनुसार, अपनी परिभाषा के माध्यम से इतिहास को समझाने का प्रयास, सफलपूर्वक प्रयास इन्होंने किया। और सामाजिक विज्ञान में हम देखते हैं तो सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय आ जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र, ये चार विषय जो होते हैं हमारे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो पावेल महोदय ने बताया कि इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है, और अपनी परिभाषा के अनुसार एक हद तक वो जो है इतिहास को स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया। फिर एक और विद्वान आते हैं E.H. कार्ल, जिनकी सबसे सफल परिभाषा है, और वो बताते हैं कि जो इतिहास है वो वर्तमान और अतीत के मध्य एक सेतु का काम करता है। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच सेतु है। E.H. कार्ल महोदय आते हैं और बताते हैं इतिहास वर्तमान व अतीत के मध्य का सेतु है। अर्थात यदि
यहाँ पे हम रख देते हैं अतीत और यहाँ पे रख देते हैं क्या, वर्तमान। तो इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है वो क्या है, इतिहास है। और इनकी सबसे सफल परिभाषा मानी जाती है ईएचकार के अनुसार इतिहास वर्तमान व अतीत के मध्य क्या है, एक सेतु है। अर्थात कि इतिहास जो करता है वो वर्तमान को और अतीत को आपस में जोड़ के रखता है। तो वस्तुतः इतिहास अतीत की घटनाओं का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन होता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो इतिहास होता है वो अतीत की घटनाओं का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्यिक एवं पुरातात्विक आधारों पर क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इस आधार पर हम जो अभी बता रहे हैं उसके आधार पर यह तथ्य सामने निकल कर आता है कि इतिहास के अध्ययन करने के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। हमने बताया कि वस्तुतः इतिहास क्या है, इतिहास अतीत की घटनाओं का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्यिक व पुरातात्विक आधार पर क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन है। इतिहास अतीत की घटनाओं का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्यिक व पुरातात्विक आधार पर क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। ये क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और ये परिभाषा सर्वमान्य परिभाषा है। तो इस परिभाषा के आधार पर हमें यहाँ पे दो फैक्ट देखने को मिलते हैं कि जो इतिहास का अध्ययन किया जाता है वो दो आधारों पर किया जाता है। एक तो होता है साहित्यिक और दूसरा होता है हमारा पुरातात्विक। इस परिभाषा से हमें निकल के आता है कि इतिहास के आधार जो होते हैं वो साहित्यिक और पुरातात्विक आधार होते हैं। कहीं कहीं इतिहास के अध्ययन करने के तीन स्रोत बताए जाते हैं, उसमें एक विदेशी यात्रियों का विवरण बताया जाता है, लेकिन यहां साहित्यिक में ही उसे हम रखेंगे। तो ये जो हमने परिभाषाएं आपको बताई ये तो हो गई पाश्चात्य संदर्भ में, लेकिन बात आती है कि भारतीय संदर्भ में इतिहास के बारे में क्या क्या कहा गया है, कि भारतीय संदर्भ में इतिहास के बारे में क्या क्या कहा। जैसा कि प्राचीन भारत में बहुत इतिहास का जो वर्तमान इतिहास हम पढ़ते हैं इस अनुसार इतिहास को लिखा नहीं गया। ना ही भारत में पाश्चात्य के जैसे यूनान में या रोम में इतिहास लेखक हुए, उस प्रकार के भारत में इतिहास लेखक भी नहीं हुए। लेकिन जब ऐसी बात आती है तो पश्चात के कुछ विद्वान होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उनके मन में ऐसी संकल्पना बन गई कि भारतीयों के अंदर इतिहास की ठीक से संकल्पना ही नहीं है। उन्होंने ऐसा मान लिया कि भारतीयों के अंदर इतिहास की ठीक से संकल्पना ही नहीं है, वो इतिहास को जानते ही नहीं है। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है, उनका ऐसा मानना उनकी सबसे बड़ी गलती है।
हमारे भारतीय इतिहासकारों में जो प्राचीन भारत में थे वो वर्तमान के इतिहासकारों से बहुत पूर्णतः भिन्न थे, क्योंकि जहां वर्तमान के जो है इतिहासकार, वर्तमान या पश्चात के इतिहासकार इतिहास को करण कार्य के संबंध से क्या करते हैं, देखते हैं, उन इतिहास की घटनाओं को करण और कार्य के संबंध में स्थापित करने का प्रयास करते हैं, वहीं पे प्राचीन भारतीय इतिहास जो भी लिखे गए वो 4 आधारों पे लिखे जाते थे। और वो आधार हमें कैसे प्राप्त होते हैं कि ये 4 आधारों पे लिखा गया? वो ऐसे आधार होते थे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 आधार होते थे जिसपे भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास लिखे गए। और प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में वही लेखन कार्य किए गए या वही लिखा गया जिससे समाज को कुछ शिक्षा मिल सके, और जिस तर्क से या जिस तथ्य से समाज को कोई शिक्षा नहीं मिलती थी, प्राचीन भारतीय इतिहासकारों ने उसे छोड़ दिया और केवल उसी इतिहास को लिखा जिससे कि समाज को कोई शिक्षा मिल सके। प्राचीन भारतीय इतिहासकारों के बारे में यदि हमें जानना है तो हमारा एक सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत में इतिहास की परिभाषाएं इस प्रकार दी गई है कि ऐसी सत्य कथा जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की शिक्षा मिल सके, वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाती है। तो महाभारत के अनुसार भारतीय संदर्भ में यदि देखते हैं हम, भारतीय संदर्भ में हम देखते हैं कि महाभारत के अनुसार एक ऐसी सत्य कथा जिसमें धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की शिक्षा मिल सके। इतिहास कहलाती है। क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। और यदि हम सत्य कथा के बारे में जानते हैं कि सत्य कथा क्या होती है, तो सत्य कथा का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन कथा। तो ऐसी प्राचीन कथा या ऐसी सत्य कथा जिसमें धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की शिक्षा मिलती है, या जिससे धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की शिक्षा मिल सके, उसे क्या कहते हैं? उसे इतिहास कहते हैं। या वह क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। तो इस परिभाषा के अनुसार हमें यह ज्ञान हो जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहासकारों का सोच या इतिहासकारों की जो सोच थी वो कैसे थी, वो किस आधार पर इतिहास को लिखते थे। वो मनुष्य के 4 पुरुषार्थों से संबंधित ही लिखते थे, मनुष्य के 4 पुरुषार्थों के कार्यों से संबंधित ही लिखते थे। उनका ऐसा मानना था कि वो इतिहास किसी काम का नहीं है जिससे समाज को कोई शिक्षा, कोई सीख ना मिल सके। और इस परिभाषा के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जो इतिहास भारतवासी थे, प्राचीन भारतीय भारतवासी, इससे क्या स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतवासी की अर्थ, काम, धर्म, पहले इसको तो भूल ही गए, धर्म, अर्थ, काम व
मोक्ष। इन्हीं चार पुरुषार्थों को जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने के सबसे बड़ा साधन मानते थे। और इस परिभाषा से हमें एक ज्ञान यह भी मिलता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास राजनैतिक कम और सांस्कृतिक क्या थी, ज्यादा थी। प्राचीन भारतीय इतिहास क्या थी, इतिहास राजनैतिक कम व सांस्कृतिक ज्यादा थी। तो इस प्रकार यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि प्राचीन भारतवासियों में इतिहास का ज्ञान नहीं था, वह उनके, या हम ये नहीं कह सकते थे कि उनके पास इतिहास लेखन की कला नहीं थी, या उनके इतिहास लेखन की पद्धति का उन्होंने विकास नहीं किया था। बस अंतर केवल इतना है कि वर्तमान के इतिहासकार क्या करते हैं, काव्य और करण, सभी घटनाओं को क्या करते हैं, काव्य करण के द्वारा, काव्य करण संबंध के द्वारा स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जबकि प्राचीन भारतीय इतिहास ऐसा नहीं सोचते थे, वो उसी इतिहास को लिखते थे, उसी घटनाओं को लिखते थे जिससे समाज को क्या मिल सके, एक सीख मिल सके, एक शिक्षा मिल सके। वो चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानते, या जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन मानते थे। इसीलिए उन्होंने केवल इन्हीं से संबंधित इतिहास को, इन्हीं से संबंधित विषयों को लिखा है। अब यदि हम पाश्चात्य संदर्भ और भारतीय संदर्भ के दृष्टिकोणों का अंतर देखते हैं तो मुख्यतः कुछ अंतर हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। दृष्टिकोणों का अंतर, दृष्टिकोणों का अंतर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाश्चात्य संदर्भ के दृष्टिकोण क्या है इतिहास के संबंध में, और भारतीय संदर्भ क्या है, या भारतीय संदर्भ में इतिहास की परिभाषाओं के संबंध में क्या दृष्टिकोण है। सबसे पहला तो ये है कि इनका क्या है, पाश्चात्य संदर्भ में प्राचीन, इसको हम प्राचीन भारतीय संदर्भ कहते हैं, नहीं तो अन्यथा ये गलत हो जाएगी। प्राचीन भारतीय संदर्भ, सबसे पहला संदर्भ, सबसे पहला दोनों में अंतर यह हो जाता है कि पाश्चात्य संदर्भ में क्या था कि राजनैतिक इतिहास था, और प्राच्य भारतीय इतिहास या प्राचीन भारतीय इतिहास कैसा इतिहास था, सांस्कृतिक इतिहास था। सांस्कृतिक इतिहास था। इनका जो इतिहास था वो कार्यकरण, संबंध पर स्थापित था। संबंध पर आधारित, जबकि भारतीय इतिहास जो था वो, प्राच्य भारतीय इतिहास जो था वो धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष पर आधारित। मोक्ष पर आधारित जो
पश्चात संदर्भ के इतिहासकार थे, या पश्चात संदर्भ का जो इतिहास है वो एक रेखीय इतिहास है। एक रेखीय इतिहास। एक रेखीय इतिहास का मतलब होता है कि जैसे ये प्रारंभ होगा और इसका कहीं पे जाके अंत हो जाएगा। तो ये प्राच्य भारतीय इतिहास में था कि एक रेखीय इतिहास था, जबकि भारतीय संदर्भ में हम देखते हैं कि भारतीय संदर्भ के जो इतिहास था वो चक्रीय इतिहास है। इतिहास जिसका ना तो आरंभ है ना अंत, क्योंकि प्राचीन भारतवासियों ने समय को एक चक्राकार के आधार पे, चक्र आधार पे, 4 युगों के आधार पर बांटा हुआ है। 4 युगों के आधार पर बांटा हुआ है और एक युग के बाद दूसरा युग आता रहता है। पहला जो है वो पहला क्या है? पहला सतयुग या कृतयुग, दूसरा है हमारा त्रेता युग, तीसरा है हमारा द्वापर युग, और चौथा है क्या? कलयुग, जिसमें हम वर्तमान में जी रहे हैं, जिसमें मैं आपको इन बातों को बता रहा हूं। तो ये जो चारों युग हैं, प्राचीन भारतीय या इतिहासकार या प्राचीन भारतवासी ऐसा मानते थे कि समय का ना तो आदि है और ना ही अंत है, वो एक चक्राकार अवस्था में घूम रहा है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने 4 युगों में विभाजित किया समय को। सबसे पहला सतयुग या कृतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा कलयुग। और ऐसा माना जाता है कि कलयुग की समाप्ति के पश्चात पुनः सतयुग आएगा, पुनः त्रेता, पुनः द्वापर, पुनः कलयुग, फिर इसी तरीके से अपने चक्र में या घूमता रहता है। ये जो नंबरिंग है, ये जो इनकी जो है पहला दूसरा क्रम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार जो है यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है कि इनका सही क्रम क्या है, या इनमें जो है भारतीयों के द्वारा विभाजित समय में सबसे पहले कौन सा युग आता है। कृतयुग ज्यादातर देता है, सतयुग नहीं देता है। जबकि पश्चात संदर्भ में क्या है कि समय का स्टार्टिंग हुई है और समय क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, जबकि ऐसा जो है प्राच्य भारतीय संदर्भ में नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार प्राच्य भारतीय इतिहासकारों के मत और पश्चात इतिहासकारों के मत इस प्रकार भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि मुख्य कारण है कि इनका तो राजनीतिक इतिहास है, जबकि प्राच्य भारतीय इतिहासकारों का मत या हमारा जो प्राचीन इतिहास था वो कैसा था? राजनीतिक इतिहास था। तो इस प्रकार इतिहास का अर्थ एवं परिभाषाएं, ये जो आज का टॉपिक था वो समाप्त होता है। और कल से जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा इतिहास लेखन परंपरा। तो आज के इस बिंदु के साथ मैं आज के टॉपिक को इसी पे समाप्त करता हूं। यदि आपको यह टॉपिक अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि यह ज्ञान आपके दोस्तों तक, सभी लोगों तक पहुंच सके। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इसे विद कॉन्सेप्ट और फैक्ट के साथ आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको पता लग जाए, आपको इसकी जानकारी हो जाए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। जय हिंद दोस्तों।